Hello everyone, this is Ravichandra UPSC CSE welcoming you all on Samartha Asian Judiciary and Era of Transformation is the tagline of this channel। देखिए डीपीसी को कंटिन्यू करेंगे एंड पार्ट 6 आया है आज। एक पार्ट और मुझे आप दे दीजिए, नेक्स्ट पार्ट में आपकी डीपीसी मोस्ट प्रोबेबली 99% खत्म कर दूंगा मैं। ये लगभग 90% आज इस वीडियो में खत्म हो जाएगी। आपकी कन्वेंस खत्म, डीपीसी का लगभग पार्ट खत्म, एक यूनिट 1 बची हुई है जिसमें आपको सीपीसी के कुछ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में बताना, उसके अलावा सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आज डीपीसी को कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल इवनिंग से आपको आईटी के लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट्स के। एंड प्लीज़ यार, इफ यू लव द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बोलिए। मॉनेटरी सपोर्ट्स भी आपके लिए हाईली वेलकम्ड, हाईली अप्रिशिएबल एलिमेंट होगा वो मेरे लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों से बोलिए अगर एफर्ट्स अच्छा लगता है आपको। हर सेंटर में शेयर करिए, दूसरे लॉ कॉलेजेस में भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको यूनिट 1 में डीपीसी के बारे में बता दिया है। लास्ट यूनिट में कहाँ तक बताया था उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। लास्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था सेल डीड तक। अगर आपको याद होगा तो द लास्ट टॉपिक जो मैंने डील करी थी वो था सेल डीड। ठीक है, सेल डीड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। डीड क्या होता है? डीड एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल डॉक्यूमेंट किस चीज़ का? प्रॉपर्टी शेयरिंग का। जब आप प्रॉपर्टी शेयर करते हो तो एक डीड तैयार करते हो, एक पेज तैयार करते हो, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, कुछ फाइल तैयार करते हो, वो डीड हो गई। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में वेयर एज एंड वेयर एज, इन विटनेस वेयर ऑफ, इस सारी चीज़ों का मतलब समझाया था। सो प्लीज़ इन मतलब को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एट द सेम टाइम जनरल पावर फॉर अटर्नी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद आई गॉट सम मैसेजेस फ्रॉम द पीपल जिन्होंने मुझे बोला लीज डीड वगैरह के कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो वो ऑब्वियस बात है, मैं बताना ही था। अगर आप मैसेज करते तब भी, नहीं करते तब भी, तो इट शोज कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, लव आपको अच्छा लगता है। मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलिए, लीज डीड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डीड का मतलब आपको पता है, डीड का मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लीज का क्या मतलब होता है? लीज का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, चीज इन द सेंस अपनी लैंड को, अपनी प्रॉपर्टी को आपने पट्टे पर दे दिया। पट्टे पर देने का क्या मतलब होता है? मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी की जो परमानेंट ओनरशिप है उसका कुछ पार्ट एज अ टेम्पररी ओनरशिप एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे कॉरपोरेशन को ट्रांसफर करना चाह रहा हूं जो मुझे बदले में मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे हर महीने, हर दिन, हर नाइट, हर मंथली, वीकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए, उस जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए क्या करेगा? पेमेंट करेगा, रेंट देगा। रेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जमीन है आपकी, मान लीजिए खेती की जमीन है, कुछ एक एकड़ जमीन है, मान लीजिए बहुत अच्छी जमीन है, एंड यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग और अ रेसिडेंशियल प्लॉट इन अदर रीजन, बट आपके पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं कुछ, तो आप क्या करोगे? उस एकड़ जमीन को कुछ कॉरपोरेशंस को, कुछ किसानों को, बड़े बड़े किसानों को आप कहोगे कि आप इस पे खेती करो 3 साल तक के लिए लगातार, पर महीने आप मुझे इसके 10,000 20,000 रुपए दे देना। तो आपने अपनी परमानेंट ओनरशिप को थोड़े समय के लिए टेम्पररी ओनरशिप में कन्वर्ट करके किसी को दे दिया। पर सिर्फ वो पैसे देगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उससे ये भी कहेंगे कि आप उस पर घर नहीं बना सकते, आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसमें उस जमीन में सिर्फ ट्रैक्टर से खेती कर सकते हैं, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ यही वाली फसल उपजाएंगे। और एट द सेम टाइम किसान आपसे कहेगा कि आप मुझे हर महीने एकदम से प्रताड़ित नहीं करने लगेंगे अगर मैं पेमेंट देने में 2 दिन का डिले करूं तो। उसके अलावा मुझे हर चीज जो एग्रीमेंट में, उसके अलावा जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा, आपको अग्री करना पड़ेगा। सो दीज आर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स और ऑब्लिगेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अपने कमरों में देखिए, आपकी मकान मालिक आपसे एग्रीमेंट कराते हैं तो लिखवाते हैं ना कि 7 तारीख तक आपको पेमेंट करना है, आप कमरों में कील नहीं ठोक सकते, पार्टी नहीं कर सकते, पानी गलत यूज नहीं कर सकते। और एट द सेम टाइम आपसे वो अग्री करते हैं कि मैं आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दूंगा, उसके बाद मैं आपको 10 रुपये पेमेंट करूंगा, 15 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। सो बेसिकली लीज डीड का मतलब ही यही होता है। क्या मतलब होता है लीज डीड का? अगर हम आपसे बात करें सिंपली कि आपने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है उसको कुछ पल के लिए कुछ टुकड़ों में बांटकर किसी को शेयर करा विथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। सो अ लीज इज अ लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आउटलाइनिंग द टर्म्स अंडर विच वन पार्टी एग्रीज टू रेंट प्रॉपर्टी ओन बाय अनदर पार्टी। बात को बुझे, समझे आप? इफ इट गारंटीज द टेनेंट, टेनेंट के अलावा उसको क्या बोलेंगे लॉ के भाषा में? लेजी बोलेंगे, LESSEE। और जो दे रहा है प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे लेसर, LESSOR, जो दे रहा है। इट guarantees the tenant or lessee use of property and guarantees the property owner or landlord regular payment for a specified period in exchange। समझ गए आप? ये हो गई कॉन्सेप्ट। तो लीज मतलब मैंने अपने जमीन के, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने लैंड को
कुछ समय के लिए पट्टे पर दिया किसी और को। वो पट्टे पर देने का मतलब होता है ना कि वो पट्टा मैं कभी भी खींच सकता हूं आपसे। आप एक पट्टे पे खड़े हो, उस पट्टे को मैं कभी भी खींच लूंगा आपसे, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करा तो। अब इसका फॉर्मेट को समझिए, फॉर्मेट बहुत आसान है। अब आप सोचिए, आप अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दे रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दे रहे हैं कि कुछ दिन के लिए मेरे तुम यार जमीन के इस टुकड़ों या फिर मेरे इस घर को, पूरे फ्लैट को ना यूज करो, 1-2 साल के लिए मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं यूएसए जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे यहाँ पे रहो, पर एट द सेम टाइम आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। उसकी फॉर्मेट क्या होगी? सबसे पहले लीज डीड किसके बीच में? मिस्टर ए, मिस्टर बी। मान लीजिए करतार सिंह और राजविंदर सिंह के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें करतार सिंह को कनाडा जाना है और उन्होंने अपने एक प्रॉपर्टी के टुकड़े को क्या करा है, राजविंदर सिंह को दे दिया है। 2 सालों के लिए जमीन भी है, उन्होंने घर भी दिया है और कुछ एक एकड़ मतलब हजारों एकड़ की जमीन भी दी है 2 सालों के लिए, कि मैं 2 साल के लिए कनाडा जा रहा हूँ। तो आपने बात लिख ली कि किसके बीच में एग्रीमेंट हो रही है, नाम लिख लिया, रेसिडेंट ऑफ लिख दीजिए, किस डेट को हुआ वो लिखिए, एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन दिस एट पंजाब चंडीगढ़ एरिया लिखिए, डेट लिखिए, रेसिडेंट ऑफ जो भी लिखना है। उसके बाद वेयर बाई, मैंने आपको बताया था वेयर बाई का कॉन्सेप्ट, आपको वेयर एज वेयर बाई से इस चीज को स्टार्ट करना है। वेयर बाई इट इज अग्रीड एज फॉलोज, क्या क्या एग्री हुआ है, या फिर आप थोड़ा सा क्या करिए कि आप फैक्ट को लिख दीजिए, एग्रीमेंट तो बात की बात है, आप ये लिख दीजिए वेयर एज मिस्टर करतार सिंह इज अ रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़, ही इज अ वेल प्लेस्ड फार्मर, ही इज अ वेल प्लेस्ड बिजनेसमैन, या फिर ही वगैरह आप नहीं यूज कर रहे हो तो लेसर इज, या फिर मिस्टर राजविंदर सिंह इज अ व्हाट, वेल प्लेस्ड फार्मर, वेल प्लेस्ड, जो भी लिखना आप लिखिए चीजों को। एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस जो आपके राजविंदर करतार सिंह है इज गोइंग टू व्हाट, कनाडा। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस वेयर एज उन्होंने राजविंदर सिंह को अपनी प्रॉपर्टी क्या करी है, ऐसे कुछ मान लीजिए कि उसके बाद अग्रीमेंट स्टार्ट करिए। अग्रीमेंट स्टार्ट करने का क्या मतलब होता है कि लेसर, आपको लिखना पड़ेगा कि किस किस बातों पे लेसर अग्री हुए थे, उन बातों को लिखिए कि इस प्रॉपर्टी को 2 सालों के लिए मैं देकर जा रहा हूं, इतने तारीख को साइन हुई है, आप इस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ मक्का उगाएंगे, आप इस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ चावल उगाएंगे, इस प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी इसमें आप पार्टी नहीं करेंगे, इसको आप बेचेंगे नहीं, इस पर प्लॉटिंग नहीं कर सकते, इस पर घर नहीं बना सकते, मेरी जो 2 BHK की फ्लैट है उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसको आप तोड़ नहीं सकते, प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते नॉर्मल केसेस में। ठीक है, तो मेरा कहना यह था कि जो लेसर है वो किन किन बातों पे अग्री हुआ है वो लिखिए कि ठीक है मैं इतने तारीख तक पेमेंट कर दूंगा, जो लेजी है, और लेसर किस बात पे अग्री हुआ है। तो ओवरऑल लीज डीड में आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहले तो किसके बीच हुआ वो लिख दीजिए, कहाँ हुआ वो लिख दीजिए, कुछ उसके बारे में फैक्ट बता दीजिए। उसके अलावा नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेस्ड एज अंडर, मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है, नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेस्ड एज अंडर, अगर ये जैसे ही बोले मतलब कि किन किन बातों पे एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हुई है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलो, नाउ दिस डीड विटनेस्ड एज दैट, जो भी आपकी कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए क्या बता रहा था मैं आपको, लीज डीड, ये बात समझ गए आप। ठीक है, 2 चीजें लिखनी है, आपने अपने बारे में बता दिया कि आप किस बात पे एग्री कर रहे हो और सामने वाला किस बात पे एग्री कर रहा है। ये 2 चीज जैसे ही खत्म कर दिया आपने, वो देखिए वो सारी पॉइंट्स आप पैराग्राफ्स में लिख दीजिए किन किन बातों पे एग्री करते हैं, जो भी होगा, पेमेंट का इशू हुआ, आप खुद सोचो ना, आपके केस में दिया हुआ रहेगा कि एक प्रॉपर्टी, एक पति पत्नी मान लीजिए किस बात पे एग्रीमेंट कराते हैं, अगर सिंपली मैं बोलूं आपसे, तो आप उस चीज को लिख लीजिए। अब उन चीजों को लिखिए, फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है कि इतने तारीख को जो एग्रीमेंट हुआ वो होशोवास में किया है, बिल्कुल कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी के साथ कंप्लीट माइंड में किया है, कोई ऐसा नहीं, कोई प्रेशर में नहीं, कोई अंडू फोर्स में नहीं, कोई इन्फ्लुएंस में नहीं, और मैं बिल्कुल इसके इंपैक्ट को समझता हूँ, ऐसा कोई भी हमने और प्रॉपर्टी किसी और के साथ नहीं लीज पे दे रखा है। द सेम प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन लेजी on the lease deed or any kind of lease deed has not been signed with another party about the same property, इस चीज को लिखिए। और जैसे ही एक्सपायरी होगी कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस हो, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ जाए, कुछ ऐसा, तो कुछ जो डैमेज होगा उस डैमेज के लिए दोनों मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या फिर गवर्नमेंट से सपोर्ट करेंगे, या फिर नहीं होता है या फिर कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ जो किराएदार है, लेसी है, वही पेमेंट करेगा। तो एग्रीमेंट में आप सोचिए कि आप क्या किस बात पे एग्री कर रहे हैं, किस बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं, वही चीज सेम चीज लीज डीड में लिखनी है। ठीक है, और जैसे ही आपने लिखा लिखे इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हैव पुट देयर सिग्नेचर्स हियर अंडर ऑन द डे एंड ईयर फर्स्ट डे ऑफ रिटन एग्रीमेंट ऑन जो भी है, उसके बाद जो भी विटनेसेस है उनके सामने आप इस चीज को साइन करिए। एक चीज आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, वो होगी प्रॉपर्टी के डिटेल्स।
या तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट में ही लगा दीजिए, जो एग्रीमेंट करा रहे हैं आप उसी में किसी पैराग्राफ में लगा दीजिए द परमानेंट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन लीज्ड, उसके बारे में कि प्रॉपर्टी का साइज कितना है, कहाँ पे है, कोई आसपास का लैंडमार्क लोकेशन दे दीजिए, उसकी चौहद्दी जिसको बोलते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में किससे वो है, मार्केट वैल्यू क्या है, आपने डीड कितने रुपए में साइन करी है, एडवांस में कितना पेमेंट किया होगा, पेमेंट करने का मेथड क्या होगा, चेक से होगा नहीं होगा, कौन से बैंक के थ्रू होगा, किस अकाउंट नंबर में होगा, अकाउंट नंबर के डिटेल्स आप एनेक्चर 1 में लगा दिए हैं। ये सारी बातों को आप लिखकर इन विटनेस वेयर ऑफ विटनेसेस के साथ साइन करके द पार्टीज हियरिन हैव फिक्स्ड देयर रिस्पेक्टिव सिग्नेचर्स टू दिस डेट एट इतना बजे ऑन दिस डेट इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेस नंबर 1 विटनेस नंबर 2 लेसर लेसी का साइन करके बात को खत्म कर दीजिए। समझ गया आप बात को? तो जो चीजें मैंने आपको बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स या तो आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दीजिए एग्रीमेंट के बीच में, या तो फिर उसको बोलिए एनेक्चर 1 में लगा रखो और एनेक्चर 1 का थोड़ा सा उसमें आप दे दीजिए अपने आंसर्स में कि एनेक्चर 1 में क्या क्या चीजें मेंशन है। पीएनबी का मान लीजिए है, आपका एचडीएफसी बैंक का है, जो भी है अकाउंट नंबर दे दीजिए, कौन किसके नाम पे अकाउंट है, कैसे ट्रांसफर होगा। लेकिन उसके बाद ट्रांसफर के बाद क्या होगा कि आप उनसे पूछेंगे, आप उसको रिसीट आएगा, वो रिसीट आप रखेंगे अपने पास, या फिर जो एडवांस पेमेंट करी उसकी रिसीट आपने एनेक्चर 1 में लगा रखा है। सो ओवरऑल लीज डीड इज व्हाट इज प्रिपेयरिंग कि मैं अपनी प्रॉपर्टी थोड़े समय के लिए आपको लीज पे दे रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ थोड़े समय के लिए। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है वो सारी चीजों को करिए। पर याद कर रखना डीड जहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, वेयर एज लिखिएगा, वेयर एज से स्टार्ट करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन विटनेसेस वेयर ऑफ, मतलब कि आई एम नॉट सर्टिफाइंग कि मैं सारी चीजें साइन कर रहा हूँ किसके प्रेजेंस में। now the things are witnessed, now this agreement witnessed as under किस बातों पे witnesses हुई, लेसर किस बात पे agree हुआ, now the points on which the lesser have agreed, lesser has agreed on the point on which lessee has agreed, लिखकर खत्म कर दीजिए। ठीक है, सेम चीज होता है मॉर्टगेज में। there is nothing to tell। मॉर्टगेज गिरवी रख दी मैंने, गिरवी रख दी, लीज तो पट्टे पे दे दिया ना आपने, मॉर्टगेज कर दी प्रॉपर्टी को मैंने, गिरवी पे रख दिया अब कि जब तक मैं आपका सारा पैसा नहीं चुकाऊंगा। जैसे कि देखो क्या होता है, लोन लेते हो ना आप, कई बार लोन लेते हो तो अपनी प्रॉपर्टी आप मॉर्टगेज कर देते हो। घर पे लोन लिया तो आपने बोल दिया 5 साल के अंदर अगर 10 लाख रुपए आपके मैंने नहीं चुकाए विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो बैंक मेरे घर को क्या कर सकती है, ले सकती है। पर 5 साल तक आप उसको छुओगे नहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो। पर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि 3 साल के बाद मैं आपको हर दिन आकर दरवाजे पे हल्ला करूंगा, तो कर सकते हैं आप। सो मेरा कहने का मतलब क्या होता है, मॉर्टगेज डीड इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, देयर इज नथिंग जो लीज से अलग है। इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें लेसर और लेसी के बीच का जो एग्रीमेंट होता है वो एक लॉन्ग पीरियड में होता है, और उसके बाद मॉर्टगेज डील खत्म होने के बाद जो लेसर का पावर होता है, जो मॉर्टगेजर का पावर होता है, वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर रहे हो, मतलब कम जाता है। आप अपनी प्रॉपर्टी क्या करो, जैसे मैंने अपना घर मॉर्टगेज कर दिया, किसी को दे दिया, बैंक को दे दिया, तो बैंक यहाँ पे मॉर्टगेज ही हो गई। जिसके पास है आपकी प्रॉपर्टी, उसने आपको 10 लाख रुपए लोन दिए। अब 5 साल के बाद जो पावर है बैंक की वो बढ़ जाएगी अगर आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे नहीं करा है तो मॉर्टगेज डेट की फॉर्मेट क्या होगी, मॉर्टगेज डेट की फॉर्मेट किसके बीच में हो रही लिखिए, किसको फेवर करते हुए लिखना वो लिखिए, कौन सा प्रेसिडेंट, कौन सा मॉर्टगेजर है, कौन सा मॉर्टगेजी है, किस बातों पे आप एग्री किए हैं, किस बातों पे वो एग्री किए हैं, प्रॉपर्टी का साइज बताइए, प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी ऐसा लीज डीड से अलग नहीं करना। जहां लीज है वहां मॉर्टगेज कर दीजिए। और बस यही अंतर होगा कि बीच में आपको रेंट प्रॉपर्टी जो परमानेंट हर दिन ना, वो वाली बात नहीं है कि हर दिन आपको हर महीने इतने पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका घर लेंगे, नहीं। मॉर्टगेज के केस में क्या होता है कि फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, 5 साल 4 साल की आपने प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर दिया, गिरवी रख दिया, जैसे सोना गिरवी रख दिया मैंने, और एक बार में एक मुफ्त पैसा देकर ही आप उनसे ले सकते हैं अपना जो भी आपका एग्रीमेंट है, उसके बेसिस पे आप इस चीज को कर सकते हैं। तो लीज में क्या होता है कि हर महीने पेमेंट करने का कॉन्सेप्ट होता है। मॉर्टगेज में क्या होता है कि एक साथ आप एक लमसम अमाउंट लेते हैं और लमसम अमाउंट ही पे करते हैं आप उनको। आप इसमें अपनी ओनरशिप, कंप्लीट ओनरशिप दे दिए 5 साल के लिए, टेम्पररी ओनरशिप नहीं करा उसको कि आपने 5 साल के लिए टेम्पररी, परमानेंट हो गया 5 साल के लिए उसके पास। जिस दिन आप उनसे वापस लीजिएगा पैसा, उस दिन से वो ओनरशिप आपको ट्रांसफर करेगा। तो मॉर्टगेज के केस में याद रखिएगा कि परमानेंट ओनरशिप ट्रांसफर करी जाती है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, 2 साल 4 साल के लिए। लीज में परमानेंट ओनरशिप टेम्पररी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके की जाती है कि मैं आपको कुछ समय के लिए दे रहा हूं, उसके बदले में पेमेंट देना पड़ेगा क्योंकि ओनर मैं ही हूं आज। फॉर एग्जांपल मेरी टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने उसको क्या करा, मैं ऐसे नॉर्मल समझा रहा हूं आपको, 5000 लोग हैं, मैंने उसको 10 दिन के लिए, मेरी तबियत खराब है, मैंने इस किसी को ओनर बना दिया, और उसके बाद मैंने जो पावर है अपने पास ही रखी है कि मैं कभी भी चाहूं तो उड़ा सकता हूं तुमको। मॉर्टगेज के केस में ऐसा नहीं होता। मॉर्टगेज के केस में 10 दिन के लिए आपने उसको उस चीज का मालिक ही बना दिया है, 5 साल के लिए वो मालिक है, वो प्रॉपर्टी के बारे में 5 साल के बाद जो चाहे वो कर सकता है, जितना पुआ पका सकता है मन में बनाएगा 5 साल कि 5 साल के बाद अगर पैसा नहीं दिया तो मैं इस प्रॉपर्टी को इतने में बेचूंगा, इस प्रॉपर्टी को ये करूंगा। फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा, फॉर्मेट में कुछ नहीं चेंज होगा, सब कुछ सेम लगाइए, कॉन्सेप्ट में लिखिए, वेयर एज वेयर बाई जो भी अपने बारे में बताइए, कौन मॉर्टगेजर है, कौन मॉर्टगेजी, कहाँ पे रहते हैं,
किस किस बात पे एग्रीमेंट हुआ है, एनेक्चर 1 में इसकी कॉपी लगा रखी है, एनेक्चर 2 में इसकी कॉपी लगा रखी है, डॉक्यूमेंट जो जो सर्टिफाइड है वो लगा रखा है, बात को खत्म करिए। बात को समझे, मॉर्टगेज लीज में अंतर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, किसके फेवर में दे रहे हैं चीजों को लिखिए, सन कौन है, डाउटर कौन है, जो भी है वो कोई ऐसा सच कुछ को बताने की जरूरत नहीं, कुछ रुपीज में लिखिए, इतने रुपए की बात हुई एंड इन द विटनेसेस वेयर ऑफ मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी का साइन करके प्रॉपर्टी का शेड्यूल देके खत्म करिए। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं आपको ये सारी चीजें पढ़ने, या मैं पढ़ता हूं, आपको ना रटना नहीं है सारी चीज, बैठ के यही सेम चीज लिखनी है जाकर वहां पे, अच्छा वहां पे EJMR लिखा होता नहीं यार, जस्ट थिंक इन दैट वे कि आप लीगली हो कि आपको, आपने क्लाइंट इंटरव्यू दी होगी मॉक ट्रायल में, आपके पास कोई आकर कहेगी सर मेरी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज में मैंने करी थी, नाउ मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूं, मुझे एक्सटेंशन दिलवा दीजिए रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मैंने उसके पास जा रहा हूं तो मुझे धक्के मार के निकलवा रहा है, आपको इस केस में वकील भी हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? वो तो सीधे सीधे बोलेंगे आपने मॉर्टगेज जब अपनी प्रॉपर्टी कर दी, गिरवी रख दी तो रख दी, आपको उसके कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन आपने साइन करोगे गिरवी रखते वक्त, अब आपको पैसा देना पड़ेगा। रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप उनको, लीगली तो मॉर्टगेज ही जीतेगा ना, क्योंकि आपने तो बोल रखा कि 5 साल के बाद मैं इतने पेमेंट करूंगा, इतनी तारीख को नहीं करूंगा तो उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर दीजिएगा, नीलामी कर दीजिएगा, करेंगे बैंक, पर 5 साल तक छुएंगे नहीं आपके प्रॉपर्टी को, ये इंपॉर्टेंट है। 5 साल तक आपकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल नहीं छुएंगे वो। फिर उसमें लिखिए कि अर्थक्वेक आ जाता है, प्रॉपर्टी टूट जाती है तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या उसके बेसिस पे आप और आपकी क्लाइंट ने एग्री करा है। जस्ट थिंक इन दैट वे एंड राइट, बस EJRM से बचना है, वही सिंगल पर्सन तो फर्स्ट पर्सन चीजों में लिखना है, उससे बचना है। लेजी लेजर मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी वर्ड यूज करिए, फेयर एनफ। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी का डिटेल देकर खत्म करिए, आगे देखते हैं। पार्टनरशिप डीड समझिए, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखिए सबका फॉर्मेट सेम ही है, आप लोगों को पता नहीं इतना टफ क्यों लग रहा था, बहुत ही सिंपल चीज है। पार्टनरशिप डीड को समझिए, मैं और मेरा एक दोस्त मिलकर एक प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, और हमने सोचा हुआ था कि उस प्रॉपर्टी के 50-50% को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बट कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, आप उस प्रॉपर्टी को सेल करने वाले हो, ठीक है, कुछ ऐसा होता है तो आप उस पार्टनरशिप को क्या करोगे, खत्म करोगे। आपको अगर याद होगा, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, पार्टनरशिप डीड को ऐसे समझिए, दो पार्टनर, जैसे एक की पार्टनरशिप की ओनरशिप हो गई, मान लीजिए 51% शेयर्स को होल्ड करता है, 49% या 70% 30% की पार्टनरशिप तो है ना, 2 लोग की बात कर रहा हूं, 10 लोग हो सकते हैं, अलग तरीके की हो सकती है। पार्टनरशिप में क्या होता है, कई लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं आपस में। अब उन्होंने कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई कुछ भी चीज को उन्होंने होल्ड कर अपने पास वो रखते हैं। अब रखते कैसे, उसकी बात को समझिए। मैं क्या था कि मैं, राजविंदर सिंह और करतार सिंह दोनों बड़े अच्छे भाई थे, या फिर दोनों से बड़े दोस्त थे, दोनों ने मिलकर हजारों एकड़ जमीन खरीदी थी चंडीगढ़ में। मान लीजिए बहुत बड़े आदमी है भाई, तभी चंडीगढ़ में हजारों एकड़ जमीन खरीदा है ही नहीं, हजारों एकड़ जमीन चंडीगढ़ में कहाँ खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल सरकाजम अपनी जगह है, उन्होंने खरीदा। अब राजविंदर सिंह को जाना पड़ रहा है कनाडा, मान लीजिए 2 साल 3 साल के लिए, उनका अपना वहां कोई भी इशू, उतना बिजनेस है। अब वो दोनों हैं पार्टनर उस प्रॉपर्टी के। पहले उन्होंने प्रॉपर्टी जब ओनरशिप ली थी तो उन्होंने पार्टनरशिप को आपस में रखा था, ऐसे करके साइन करवा रखा था। अब वो जा रहे हैं अलग अलग, तो उन्होंने क्या करा, एक नई पार्टनरशिप डीड साइन करी ओरिजिनल वाले से अलग। उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी के 70% शेयर्स को होल्ड करता हूं, मतलब इस प्रॉपर्टी में 70% रुपया मेरा लगाया हुआ था, 30% करतार ने लगाया था, ऐसे बोला आपने। अब मैं यहां से जा रहा हूं तो मैं 2 साल तक जब मैं नहीं लौटूंगा तो करतार सिंह क्या करेंगे कि, या राजविंदर सिंह जो भी हैं, वो मुझे हर महीने इतने पेमेंट करेंगे, इस प्रॉपर्टी से जो कमाई आएगी उसकी 70% वैल्यू मुझे देंगे। अगर 70 नहीं तो 50% देंगे, क्योंकि 20% का एफर्ट इनका अपना होगा, क्योंकि मैं यहाँ काम कर नहीं रहा हूँ, मैं खेतों में जा नहीं रहा हूँ, तो 20% मेरे खेतों में न जाने का जो फायदा है वो इनको मिलेगा। ये पार्टनरशिप डीड हुई। सो पार्टनरशिप 2 लोगों में हो सकती है, 4 लोगों में हो सकती है, 50 लोगों में हो सकती है, 100 लोगों में हो सकती है, जिनके बीच में हुई लिखिए, स्टार्ट करिए। द डीड ऑफ पार्टनरशिप कहाँ पे हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, फेयर एनफ स्टार्ट करिए। वेयर एज द फर्स्ट पार्टी इज द ऑक्यूपेंट रेजिडेंट नंबर 1 एंड वेयर एज सेकंड पार्टी एंड वेयर एज, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताइए, और सिंपल चीज एग्रीमेंट लिखिए, किस किस बेसों पे आप एग्रीमेंट करते, जिस मुद्दे पे पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जो क्या नाम है, पार्टी नंबर 1 एग्री करते हैं, दूसरे नंबर पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 3 जो एग्री करते हैं, उन पॉइंट्स को लिखिए। इन एनी केस अगर आप नहीं कर पा रहे, मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं आप, तो क्या होगा, मान लीजिए इन एनी केस अगर आप चीजों को अग्री नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, उस चीजों को बात करिए, बताइए उन चीजों को, ये बात होती है। सो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप डीड भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 2-3 पार्टनर्स आपस में मिलकर कुछ बातों पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब वो किस बात पे हुई, क्या हुई, आप उसको शेयर कर लीजिए, ठीक है, ये होती है बात।
ईच ऑफ द पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू विथड्रॉ इतना रुपये जितना मंथ हर दिन आप उसको खरीद निकाल सकते हैं। जो भी चीज़ों पे एग्रीमेंट हुई आप उन चीज़ों को लिखिए। ठीक है, ये पार्टनरशिप डीड होगी। उसके बाद विटनेस नंबर 1 विटनेस नंबर 2 जिनके बीच में साइन हुई, साइन करके खत्म करिए। ठीक है, आगे अब इसी पार्टनरशिप को आपको खत्म करना है। डीड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आपको इसी पार्टनरशिप को खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसी पार्टनरशिप को क्या करना है, खत्म करना है। डीड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसी पार्टनरशिप को खत्म करना है तो कैसे करना है, किसके किस बीच में पार्टनरशिप हुई थी वो पहले लिख दीजिए। दिस पार्टनरशिप इतने तारीख को इतने बजे हाँ हुई थी। नाउ इस पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं इतने तारीख को इतने बजे ये दोनों मिलकर। क्यों खत्म कर रहे हैं वो लिख दीजिए कारण। आप अपने दोनों का रीजन आप अपने दोनों के बारे में बता दीजिए कौन कौन, उसके बाद लिखिए कि किस किस बातों पे एग्रीमेंट हुई थी, अब किस किस बातों पे आप रिजोल्यूशन जो वो खत्म कर रहे हैं, पार्टनरशिप को क्या करें, खत्म कर रहे हैं। बात खत्म हो गई। पार्टनरशिप बनाई थी, पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं, एग्रीमेंट लिख दीजिए कि आपने पेमेंट नहीं करा, आपने ये चीज़ गलत करा, आपने मेरे बिहाफ में 50% की जगह 70% पैसे रखने स्टार्ट कर दिए, 80% पैसे रखने स्टार्ट कर दिए, मेरे बिहाफ में मेरे प्लॉट पे आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो आप इस पार्टनरशिप को खत्म कर दीजिए। क्योंकि पार्टनरशिप को खत्म करने के बाद या तो कंपनी बंद हो जाती है या तो उसके ऊपर लीगल क्लेम्स हो जाते हैं, या अपने कंपनी लॉ में और कंपटीशन लॉ दोनों में पड़ा होगा अगर आपका ऑप्शनल पेपर में होगा तो। बस बहुत ही सिंपल फॉर्मेट, बिल्कुल सबका सेम है, कुछ भी लिखना है, एकदम रट्टू नहीं बनना, सेम फॉर्मेट रखना है नहीं। लिखना क्या है, एग्रीमेंट का फॉर्मेट लिखिए, इसकी बातों पे एग्री हुए, इसकी इन बातों पे एग्रीमेंट नहीं बन पा रही थी, इसलिए पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। फेयर इनफ। एक बचती है लास्ट आपकी, वो है रिलिक्विशमेंट डीड। अब रिलिक्विशमेंट डीड का क्या मतलब होता है उसको समझिए। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। ये होता क्या है, इसको ऐसे देखिए कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी के 4 ओनर है, 5 ओनर है, 6 ओनर है, वही सेम चीज, पर उसमें से 3 ओनर्स जो हैं वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो रिलिक्विशमेंट डीड होता क्या है कि एक प्रॉपर्टी मान लीजिए उसके 5-6 ओनर हुए, अब उसमें से 2-3 लोगों को उस ओनरशिप को छोड़नी है तो ज्वाइंट ओनर, पर 3 लोगों को मान लीजिए अपनी ओनरशिप छोड़नी है या 2 लोगों को अपनी ओनरशिप छोड़नी है, पर वो ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसी ओनर को जो ओरिजिनल ओनर था। ऐसे समझिए, ओनर बहुत हो गया, ऐसे समझिए। एक प्रॉपर्टी है 10 एकड़ की, उसके 4 भाइयों के पास उसकी शेयर है, चारों मिलकर होल्ड करते हैं। 2 भाई जा रहे हैं इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए, अब वो क्या कर रहे हैं, उसी अपनी उनकी जो ओनरशिप थी ना, वो ओनरशिप बचे दोनों भाइयों में वो शेयर कर दी, दोनों भाइयों को दे दिया, उसको बोलते हैं रिलिक्विशमेंट डीड। 4-5 लोगों के बीच में एक ओनरशिप थी प्रॉपर्टी की, अब उसमें से 2 या 3 लोग मान लीजिए उस ओनरशिप को छोड़ रहे हैं, एक लोग उस ओनरशिप को छोड़ रहे हैं, पर वो अपनी ओनरशिप जो ओरिजिनल ओनर थे प्रॉपर्टी के उन्हीं को शेयर कर रहे हैं, तो ये होती है रिलिक्विशमेंट डीड। आपस में ही शेयरिंग हो गई, सेम चीज, बस कुछ नहीं। 4 लोगों का नाम लिखिए, कहां पे हुआ वो लिखिए, बहुत हो सकता है तो ये लिख सकते हैं किस वजह से छोड़ रहे हैं, आप ये रीजन दे दीजिए, और किसके फेवर में लिख रहे हैं, इन द फेवर ऑफ दिस रिलिंक्विशमेंट डीड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ श्रीमती ए, द वाइफ ऑफ ए, एंड द रिलेशनशिप लिख दीजिए कॉमा देके, या फिर आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये हमारी वाइफ है, हमारी पत्नी है, हमारी भाभी है, हमारी माँ है, जो भी है आप उनको लिखकर प्रॉपर्टी का डिटेल्स दे दीजिए कि ये प्रॉपर्टी है, ये ओनरशिप थी मेरी, उस ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं, इतने तारीख से ओनरशिप इनकी हो जाएगी। ठीक है, सो whereas beside the releasers and the releasee there is no other legal heir of the deceased or anybody so entitled unto interest, so that is why this is being given। रिलीजर जो आप इस चीज को रिलीज कर, आप अपनी प्रॉपर्टी के ओनरशिप को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और जिसको दे रहे हैं वो रिलीजी हो गया। रिलीजी और रिलीजर वही सेम चीज, मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी, आप इस तरीके से इस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कितने तारीख को जो भी था इस वजह से प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से मैं अपनी प्रॉपर्टी रिलीज कर रहा हूँ, अपनी ओनरशिप रिलीज कर रहा हूँ इनके फेवर में, और उस डीड के नीचे का जो भी कॉन्सेप्ट उसको लिखकर साइन कर दीजिए, किसी के विटनेस के अंडर में हुआ तो बस, कुछ नहीं करना है यार, बिल्कुल सेम चीज़ है। एक ये चीज़ लिख लेना, इन विटनेस वेयर ऑफ, ये सब चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बता रखी है कैसे कैसे करना है। इसी तरीके से गिफ्ट डीड है, अब क्या है इसमें बताऊँ, आप अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हो किसी को, मान लीजिए अपनी प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हो अपने दामाद को, लिख दीजिए, अपनी बेटी को दामाद गिफ्ट में दे रहे अपनी प्रॉपर्टी, लिख दीजिए, किसके बीच में एग्जीक्यूट हुई, मेरी और मेरी बेटी के बीच में, कहाँ पे हुई वो लिख दीजिए, रेजिडेंट कौन है, रिलेशनशिप क्या है लिख दीजिए, किस बेस पर एग्रीमेंट हुआ है, क्यों दे रहे हैं थोड़ा सा लिख दीजिए, किसके सामने विटनेस साइन करके करा है, हो गया। डिटेल दीजिए प्रॉपर्टी का, डोनर डोनी, आप डोनर हो, डोनी जो ले रहा है, आप प्रॉपर्टी को डोन कर रहे हो, मतलब डोनेट कर रहे हो तो डोनर हो गए, बाप हो गए, आप लिख दीजिए डोनर हो गए, आप अपने आप को डोनर डोनी लिखिएगा, बाप पिताजी और माताजी नहीं लिखनी होती है,
मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी लिखना होता है, रिलीजर 1 रिलीजर 2, लीजर 1 लेजी और लेजर। अपने बारे में मत लिखिएगा कि नाम करतार सिंह राजविंदर सिंह, ये नहीं लिखना, रिलीजर लेजी। नीचे जब साइन करेंगे तो अपना नाम लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा रिलीजर कौन है, रिलीजी कौन है। ठीक है, डोनर डोनी, बात खत्म हो गया। इतनी तारीख को मैरिटल स्टेटस थे, इस वजह से कोई दिक्कत जो भी, बस आप यार एग्रीमेंट लिखो, नाउ दिस गिफ्ट डिड विटनेस था एजेंडा, स्टार्ट करिए, लिखिए एग्रीमेंट्स को। प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट का पूरा वो सेटअप दीजिए, कहाँ पे है, कहाँ पे प्रॉपर्टी है, उसकी चौहद दीजिए, आसपास के लोगों के बारे में कुछ बताइए, उनका साइन करवाइए, किस एरिया में आता है, किस जुरिडिक्शन में आता है, साइन करवा के ओके करवा दीजिए। कोई प्रॉपर्टी का दिक्कत होता है, कोई प्रॉपर्टी फ्री है, इन सब चीज़ों से अगर गिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसको लेकर आप लीगल क्लेम कर सकते हैं, कहाँ करेंगे वो बता दीजिए, जिस भी जुरिडिक्शन में आता है। ठीक है, गिफ्ट डीड हो गई आपकी खत्म, डीड हो गई आपकी पूरी पूरी खत्म। दो चीज इसमें बतानी रह गई आप, वो थी आपकी एक नई ये चीज है, कहाँ गया, हाँ सेक्शन 138 मैंने आपको बताया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, चेक बाउंस जब होती है तब कैसे आपको नोटिस देना है, 30 दिन के अंदर वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। सेम चीज मैं आपको अभी वापस रिपीट कर रहा हूं कि जब आप नोटिस देते हैं कैसे, वो चीज एक बार आप देख लीजिए, नोटिस कैसे दिया जाता है सेक्शन 138 के अंदर। देखिए सेक्शन 138 मैंने आपको बताया था कि जब चेक बाउंस हो जाता है तो आप नोटिस देते हैं, कैसे नोटिस देंगे, आप किसी एडवोकेट के थ्रू देंगे, आप अपने आप को, आप अपना नोटिस खुद नहीं दे सकते ना जाकर, आप अपने एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेजवाएंगे उस बंदे के घर पे, तो उस एडवोकेट का नाम, उनका चैम्बर नंबर जहां वो है वो लिखवा दीजिए। उसके बाद REGD AD इसका क्या मतलब होता है, वैसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ लिखना वैसे मैंडेटरी होता है। रजिस्टर्ड एट UPC मतलब होता है कि पोस्टल एड्रेस आपने भेजा, किसके साथ भेजा आपको, वो चीज़ों का मतलब हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। अब डेट दीजिए, कब भेजी गई, कितने तारीख को भेजी गई, किसके द्वारा भेजी गई वो बता दीजिए। ठीक है, किसके द्वारा भेजी गई वो बता दीजिए। अब लीगल नोटिस भेज रहे हैं आप, किसको भेज रहे हैं, लीगल नोटिस भेज रहे हैं, किसके अंडर, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। UPC मतलब क्या होता है, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये सब्जेक्ट में हो जाएगा। सब्जेक्ट में, डियर सर, आप यहाँ पे रहते हैं और आपका जो मतलब मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ में यहाँ से भेज रहा हूँ आपको, आप एडवोकेट हैं, आप नोटिस भेज रहे हैं किसी के यहाँ। सर माय द क्लाइंट, आपको पैसे दिए थे, आपने उनके बदले में उनको चेक दिया था, आपको कुछ प्रॉपर्टी दिया था, आपने उसके बदले में चेक दिया था इतने तारीख को, 2 साल पहले, 1 साल पहले। अब एट द सेम टाइम एवं मेंशन चेक को डिपॉजिट करने का, डिपॉजिट नहीं हुआ, सो ऑन द बिहाफ रिसीट और इन चीज़ों के साथ आपकी जो बैंक है, मतलब बैंक जो उसने डिसऑनर कर दिया उस चेक को, तो इसके बेसिस पे आपको एक लीगल नोटिस भेजी जा रही है कि प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि उसके बाद लीगल एक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि इस अमाउंट इज वेरी बिग, 5 लाख का अमाउंट है, वो चेक बाउंस हो गया है, तो इसके बारे में नोटिस आपको भेजी जा रही है। नेम ऑफ द एडवोकेट और योर सिंसियरली एडवोकेट, और आपका जो क्लाइंट है उसका तो नाम आपने लिखे रखा है, भेज दीजिए अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट के अंदर। यार तुम सोचो ना कि तुमको कोई पैसा दे, तुमको कोई मूर्ख बना के चला गया, तुम उसको नोटिस भेजोगे, कैसे भेजोगे, तुमने इतनी तारीख को मुझे मूर्ख बनाया था, वैसे नहीं भेजोगे, वही बात है। इतने तारीख को मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी तुमने, 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, अब उस प्रॉपर्टी को तुमने चेक में बोला कि चेक में पैसे दे रहे हो, चेक जाकर आप मेरे अकाउंट से निकलवा लीजिएगा, मैं उसको लेकर गया, डिसऑनर हो गया, बैंक ने रिसीट दिया, उस रिसीट को मैंने एनेक्सर 1 में लगा रखा है, नीचे आपको पीछे शेड्यूल 1 में, वो डिसऑनर हो गया, तो उसके बेसिस पे अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट, तो देयर इज अ लीगल नोटिस बीइंग सेंट टू यू। बस स्टार्ट करिए, एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई दीजिए। अब इसका रिप्लाई कैसे देते हैं वो इंटरेस्टिंग है, रिप्लाई कैसे दिया जाता है वो देखिए। आई थिंक रिप्लाई वाला वो लगा नहीं पाया मैं शायद, खैर लेट इट भी। रिप्लाई कैसे देंगे खुद सोचिए, रिप्लाई कैसे दिया जाएगा, आपको भेजा गया किसी एडवोकेट द्वारा, तो किसी एडवोकेट के द्वारा ही रिप्लाई दीजिएगा ना आप। रिप्लाई टू लीगल नोटिस आपके लास्ट में दिया होगा, आप एक चीज देखिएगा, वही सेम चीज रजिस्टर्ड और अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट आप इस चीज को भेज रहे हैं, आपको इतने तारीख को मिला, आप स्टार्ट करिएगा। या फिर सब्जेक्ट में दीजिए रिप्लाई टू द नेगोशिएबल सेक्शन, रिप्लाई टू योर लीगल नोटिस गिवन अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डेटेड इतना तारीख। डियर सर, एज अ एडवोकेट आपको ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट में क्या रखना है, रिप्लाई टू योर लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डेटेड इतना। डियर सर, योर लीगल नोटिस डेटेड इतना मेरे क्लाइंट के हैज बीन प्लेस्ड मी बाय माय क्लाइंट, मेरे द्वारा प्लेस मतलब मेरे क्लाइंट ने मेरे सामने रखा इतने तारीख को, जो मेरे क्लाइंट को आपने भेजा था, यहाँ से एड्रेस यहाँ से भेजा था, कहाँ से भेजा था, कनाट प्लेस से मान लीजिए भेजा है, फिर कहीं से भी भेजा, तो आपको थोड़ा सा डिटेल देना पड़ेगा कि आप एडवोकेट, आप जब किसी को लीगल नोटिस का रिप्लाई दे रहे हो तो उस नोटिस के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी नोटिस मेरे क्लाइंट को इतने तारीख को मिली, जो इतने तारीख को आपने सेंड करी थी पोस्टल एड्रेस के थ्रू। अब उसके नीचे लिखे कि डियर सर, जो भी है
कि आपके एज ए रिप्लाई में क्या लिखा जा रहा है कि आपने बिल्कुल ही फॉल्स क्लेम्स लगाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं थी और कोई चेक बाउंस नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं था, मेरे अकाउंट में बैलेंस था। वो सारी चीज़ों को लिखिए और एज सुन एज आपके सारी बातों को क्या करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं, लिखिए। या फिर आप उस बात लीगल नोटिस का रिप्लाई में ये मानते हैं कि ठीक है आपकी मेरी गलती है, तो लीगल नोटिस का जवाब दीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू इनिशिएट द प्रोसेस, जो भी डिले हुआ उसके लिए अपोलोजाइज करके खत्म करिए चीज़ों को, बस। लीगल नोटिस में अगर आपको लीगल नोटिस में इस तरीके से जवाब देना है तो आप दीजिए जवाब, कोर्ट में लेके जाना चाहते हो कोर्ट में लेकर जाइए फिर। पर लीगल नोटिस का जवाब अगर लीगल नोटिस में दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी काउंटर कर रहे हो उस चीज़ को, ये हो जाता है मुद्दा, ठीक है। तो इसके साथ आपका कन्वेंस खत्म हुआ, देयर वाज नथिंग जो सच बहुत ही ज़्यादा मेरे को आपको बताना था, सेम फॉर्मेट सेम चीज़ बार बार है। मैं खुद भी जब पढ़ रहा था मेरे को लगा क्या ही इसमें आपको बताना है बार बार। खैर लेट इट बी, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ कन्वेंस। एक डीपीसी के लास्ट वीडियो आएगी कल, आपको उसमें खत्म कर दूंगा मैं डीपीसी। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीपीसी फाइनल पार्ट 1 पार्ट 5 एंड नाउ फिनिशिंग इट। मैं एक यूनिट 1 और है उसको पढ़ाकर खत्म कर दूंगा डीपीसी। So this is my UPI number 8851040663 and this is the scanner, you can scan and pay the right now, कुछ भी पेमेंट आप मुझे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू।